अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलबशा महमूद। ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेंगू क्यों होता है, और आजकल बारिश का मौसम है तो डेंगू की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो रही है। हॉस्पिटल्स में केसेस बहुत ज़्यादा डेंगू के हवाले से रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग इस सेगमेंट में जो बात करने वाले हैं वो मलेरिया, नॉर्मल फ़ीवर जो जर्नल फ़ीवर होता है, इसके अलावा आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत जो है वो आ रही है वो वायरल इन्फेक्शन की है। हम लोग ओवरऑल इन टॉपिक्स पे बात करेंगे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में इस चीज़ के रिपोर्ट हो रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आमिर राजपूत जो कि फैमिली फिजिशियन है। इसके अलावा अल मकसूद वेलफेयर ट्रस्ट में मेडिकल ऑफिसर हैं और इसके साथ साथ ईसा लैब से एसोसिएटेड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर, मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे मलेरिया के हवाले से ये है कि मलेरिया क्या होता है और डेंगू से कितना मुख्तलिफ है? देखिए, मलेरिया और डेंगू दोनों एक अलग अलग फीवर हैं और इनकी सिम्टम्स भी दोनों की अलग-अलग है। तो मलेरिया में जब पेशेंट्स को बुखार चढ़ता है तो उसको पहले शिवरिंग होने लगती है और शिवरिंग के साथ साथ उसको बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है। तो बॉडी पेन जब ज़्यादा होने लगता है तो फिर उसके बाद पेशेंट को जो है हाई फीवर होने की शिकायत हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो है वो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है और मुंह कड़वा हो रहा है, पानी की प्यास बाज़ औक़ात ज़्यादा लगने लग जाती है जी। तो ये सब अलामतें हैं इसकी। ठीक डॉक्टर, जिस तरह प्रीवियस सेगमेंट में आपने बताया था कि डेंगू में जो है वो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं एकदम से, इस सवाल से ओके बता दीजिएगा। अच्छा, हमने 2:20 पे ख़त्म करना, राइट? अगर आप लोग सो रहे हो तो मैं ख़ुद से कर दूँ? ठीक है। डॉक्टर, जिस तरह आपने प्रीवियस सेगमेंट में अभी बताया था कि डेंगू में प्लेटलेट्स एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, तो क्या मलेरिया में भी इसी तरह प्लेटलेट्स का कोई ताल्लुक है? देखिए, अमूमन ये होता है कि जितने भी बुखार हैं, जितने भी टाइप्स के बुखार हैं, उन तमाम, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, तो डेंगू में तो बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स डाउन होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मलेरिया में भी प्लेटलेट्स जो है वो डाउन होते हैं। और वायरल फीवर हो गए, इसमें भी प्लेटलेट्स जो है वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मलेरिया में इतने ज़्यादा डाउन नहीं होते जितना जो है डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। ठीक डॉक्टर, एक ये भी बात सुनने में आई है कि नॉर्मल फीवर में भी आपके प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, तो तभी कहा जाता है कि जो है वो डाइट को प्रॉपर रखना चाहिए। जी, डाइट तो देखें प्रॉपर ही होगी तो जब इंसान जो है वो सरवाइव कर सकेगा किसी भी जरासीम के या किसी भी वायरल से मुकाबले में, उससे फाइट कर सकेगा जब उसकी वाइटल फोर्स स्ट्रांग होगी। और वाइटल फोर्स जब स्ट्रांग होगी जब वो अपनी डाइट का ख्याल रखेगा। ठीक, तो डाइट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। डॉक्टर, मलेरिया के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बल्कि सिम्टम्स तो आपने बता दिए कि डेंगू से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन डायग्नोसिस किस तरह मुमकिन है? अगर एक पेशेंट को बुखार है, सेम सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो किस तरह पॉसिबल है, किस तरह मुमकिन है डायग्नोस कि पता चले मलेरिया का पेशेंट है या डेंगू का है? देखें, मलेरिया जो पेशेंट्स होते हैं उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक। और वो जब फर्स्ट डे से उनको जो है शिवरिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। और डेंगू में फर्स्ट डे में या 12 आवर्स में कोई ऐसी सिम्टम्स सामने नहीं आती। ठीक डॉक्टर, अक्सर सुनने में आता है कि टाइफाइड के पेशेंट जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। नहीं, टाइफाइड में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती जितनी ज़्यादा जो है वो मलेरिया फीवर में होती है। टाइफाइड एक डिफरेंट चीज़ है और उसका वायरस, उसका जरासीम अलग होता है और डेंगू का और मलेरिया का अलग होता है। ठीक, तो डेंगू का और डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया तीनों तीन डिफरेंट तरह के फीवर्स हैं, राइट?
ठीक है डॉक्टर, ओवरऑल अगर अपनी डाइट के हवाले से बात करें तो हमें ऐसी कौन सी डाइट रखनी चाहिए, ऐसा क्या चीज़ अपनी डेली लाइफ में जो है वो अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हम लोगों की बॉडी या फिर इम्यून सिस्टम अंदर से स्ट्रांग रहे ताकि हम लोग इन तमाम बीमारियों से फाइट कर सकें? देखिए आजकल जो हमारे यहाँ रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है जी जंक फूड का, तो जंक फूड स्पेशली बच्चों के अंदर जो है वो माँ बाप तो समझ रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली कर ये रहा होता है कि आपकी वाइटलिटी को, आपकी वाइटल फोर्स को जो है वो कमज़ोर कर रहा होता है। और किसी भी मर्ज़ के अंदर अगर आप अनहाइजेनिक फूड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होगा। ठीक, अनहाइजेनिक फूड डेफिनेटली आपकी बॉडी पर असरअंदाज होगा और वो आपको इंटरनली वीक कर देता है। डॉक्टर, ये भी कहा जाता है अक्सर कि मलेरिया या डेंगू के कुछ मखसूस महीने या फिर सीज़न होते हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आजकल ये बारिशों का महीना चल रहा है, बारिशों का सीज़न चल रहा है, इसमें जगह जगह पानी के जोड़ खड़े हो जाते हैं, पानी जगह जगह जमा हो जाता है, तो उसमें जो है वो मच्छर जो है वो पैदा होते हैं जिसमें मच्छर के लार्वा बहुत ज़्यादा अफजाइश करते हैं, तो उसमें जो है ये डेंगू के मच्छर और मलेरिया के मच्छर जो है वो पैदा होते हैं और फिर ये इंसानी जिस्म पे असरअंदाज होते हैं। ठीक डॉक्टर, इसका ट्रीटमेंट किस तरह मुमकिन है? देखें बाहैसियत होम्योपैथ डॉक्टर तो मैं होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी है और प्रिवेंशन पेशेंट्स कर लेता है, तो ट्रीटमेंट कर लेता है, किसी भी अच्छे होम्योपैथ से जाके कंसल्ट कर लेता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको किसी भी जो है ख़तरे से वो बाहर हो जाता है। ठीक डॉक्टर, अगर जर्नल फीवर के हवाले से बात करें या फिर आजकल जो एक वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, इवन मैं भी उसका शिकार हुई हूँ, और वो वायरल इन्फेक्शन के सारे सिम्टम्स जो हैं वो कोविड से मिलते जुलते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन का अगर डायग्नोस करना हो तो किस तरह मुमकिन है, और क्या ये वायरल इन्फेक्शन भी किसी एक मौसम के मोहताज होते हैं या फिर किसी सीज़न के मोहताज होते हैं कि इसी सीज़न में वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट होगा? जी जैसा कि आपने अभी कहा कि ये किसी चीज़ के मोहताज होते हैं, असल में जब ये सीजनल जब चेंजेस आती हैं, मौसम जब क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, अब ये खुसूसन जैसे बारिश का मौसम है, इसके बाद जो है वो आपका जो है वो कोल्ड वेदर आ जाएगा, तो ऐसी सूरत में हम लोग एहतियात नहीं करते, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से फिर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये हमारे डाइट में शामिल है, जिसकी वजह से फिर ये होता ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें जो है वो इन्फेक्शन जो है वो जनरेट हो जाता है। तो इन्फेक्शन जैसे जनरेट होता है, चाहे वो गले के ज़रिए हो, थ्रोट के ज़रिए हो या आपके जो है वो नाक के ज़रिए हो, तो ऐसी सूरत में जो है हमें ये चाहिए कि हम जो है इसको पानी की जो है भाप घर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो ये करें कि इसको जो है आप पानी को लें और उसको बॉईल करें किसी छोटी पतीली के अंदर, उसमें 2-4 लौंगे डालें और उसको जो है वो स्टीम जिसको कहते हैं भाप को लें, 2-3 दफ़ा दिन भर में इसको लेंगे तो आपको क्या समझता हूँ कि आपको मज़ीद कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक डॉक्टर, लेकिन कुछ पेशेंट्स, अगर मैं अपनी भी बात करूं, मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ये फीवर और ये वायरल इन्फेक्शन लगा हुआ है और डेफिनेटली मेरी तरह और लोग भी होंगे जो इससे इसी तरह इफ़ेक्ट हुए होंगे, और कंटिन्यूसली मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सब घर वाले टोटके अपनाऊँ या फिर ये स्टीम लेने से या फिर जो नॉर्मल चीज़ें हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं उससे वो जो है वो करके और इस फीवर से, इस वायरल इन्फेक्शन से छुटकारा हासिल करूँ, लेकिन नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, इसके लिए तो पहले तो देखें सबसे बेसिक चीज़ ये है कि पानी का ख्याल रखें, पानी जो है वो अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और हाइजेनिक होना चाहिए। तो और ये वायरल फीवर जो है वो एक दूसरे से जनरेट होता है, खाने के ज़रिए, बर्तन के ज़रिए, टॉवल्स के ज़रिए, तो इससे जो है एहतियात करना चाहिए, क्योंकि फ्लू भी जो है वो इसका एक आम अवामिल है जो वायरल फीवर को बढ़ाता है, एक से दूसरे को जो है इससे मुतासिर करता है। ठीक डॉक्टर, वायरल इन्फेक्शन किसी भी किस्म का हो, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे आजकल अगर वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो कोविड वाले सेम सिम्टम्स हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोविड आपको लगा हो और आप वायरल इन्फेक्शन समझ के उसको निगलेक्ट कर दें? देखें, क्लासिफिकेशन अगर आप करें तो कोविड जो है वो
आप सही कह रही हैं कि वायरल और कोविड मुशाबत रखते हैं, तो ऐसी सूरत में तो मैं समझता हूँ कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये स्टीम का इस्तेमाल करेंगे तो कोविड और वायरल दोनों तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन जब स्टीम इस्तेमाल करेंगे, स्टीम का लेंगे, भाप को लेंगे, तो उससे ये कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी नेगलेक्ट हो जाएंगी, अलामतें जो है वो वाज़े हो जाएंगी कि ये वायरल है या फिर कोविड है। ठीक। और वायरल इन्फेक्शन अगर एहतियात की जाए तो कितने दिन में मैक्सिमम ये आपको? देखें, वायरल इन्फेक्शन जो है तकरीबन बाज़ औक़ात जो है वो 3 दिन में भी कवर हो जाता है। अगर ये बिगड़ जाए या सीवियर हो जाए तो 7 दिन, 11 दिन या फिर 15 दिन, ये इस तरह के ये क्योरिटी के ऊपर चाहता है। ठीक। और डॉक्टर, आजकल बच्चों को, छोटे बच्चों को जो कि 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं, वो भी वायरल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जबकि अब बुज़ुर्ग हमारे जो हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अब बच्चों में और बुज़ुर्ग हजरात में उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका होता है कि वो ज़्यादातर इन वायरल इन्फेक्शन या फिर किसी भी बीमारी से फ़ाइट नहीं कर पाते। तभी कहा जाता है कि अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए। तो इस सूरत में उनको ऐसी कौन सी स्पेसिफिक मेडिसिन है या ऐसे कौन सी जो है वो ट्रीटमेंट है उनके लिए सूटेबल रहेगा? देखिए, होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है वो डिपेंड करता है अलामात के ऊपर, ना कि मर्ज़ के ऊपर। ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, इनकी वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा जो है वीक हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये जरासीम इनके ऊपर हमला आवर होते हैं और वो इनका शिकार हो जाते हैं। ठीक। तो होम्योपैथिक में बेशुमार अद्वियात मौजूद हैं बच्चों को और बुज़ुर्ग हज़रात को देने के लिए। प्रिवेंशन के तौर पे एक हमारे पास दवा आती है बिप्टेशिया, तो वो 200 पावर में उनको रोज़ाना 1 डोज दी जाए, 5 ड्रॉप 1 घूंट पानी में मिला के। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है, ये चाहे वो मलेरिया फ़ीवर हो या फिर वायरल फ़ीवर हो, तो ये उसको किसी हद तक रोकने में कामयाब हो जाता है। फिर उसके बाद एक मेडिसिन आती है मलेरिया के लिए, हमारे पास मलेरिया ऑफिशेंसिया। ठीक। वो 30 पावर के अंदर इस्तेमाल करें। और एक मेडिसिन आती है हमारे पास चाइना, तो वो भी इसके लिए बहुत कारगर साबित होती है और छोटे बच्चों में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये वाइटल फोर्स को बहुत जल्दी इम्प्रूव करती है और किसी भी मर्ज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करती है। ठीक। डॉक्टर, जिस तरह प्रीवियस सेशन में मेरा एक क्वेश्चन था कि लोगों को ये लगता है कि एलोपैथिक जितने भी मेडिसिन हैं वो फौरी आपको रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अगर होम्योपैथिक की बात की जाए तो वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जाके फिर आपकी बॉडी को रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। तो अगर बात की जाए, आपने जो मेडिसिन बताई हैं अभी, तो ये कितने टाइम में आपको इस वायरल इन्फेक्शन से जो है वो महफूज कर देती हैं? देखिए, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि वायरल जो है और ये मलेरिया जो है ये मियादी होता है। ठीक है। तो वायरल अगर शुरू में कंट्रोल कर लिया जाए डाइट से तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है एलोपैथिक के अंदर, देखें मैं किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, एलोपैथिक अपनी जगह पर है और होम्योपैथिक का एक अपना दायरा कार है। ठीक। ठीक। नहीं, मेरे पास अभी तक जितने भी डॉक्टर इस प्रोग्राम में आए और उन तमाम डॉक्टर जो हैं वो एलोपैथिक फील्ड से वाबस्ता थे और फर्स्ट डॉक्टर आप आए हैं जो कि होम्योपैथिक के बारे में जो है आगाही फराहम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लोगों के माइंड में जो मिसकंसेप्शंस हैं एटलीस्ट वो क्लियर हो जाएंगे, तो तभी मेरा आपसे ये क्वेश्चन करने का मकसद ये है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेल्फ मेडिकेशन किस हद तक हार्मफुल हो सकती है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन चूँकि आजकल इलाज बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, मैं डॉक्टर हजरात से, चाहे वो एलोपैथ हों होम्योपैथ हों, तो उनसे यही गुजारिश करूँगा कि बराए करम आप पेशेंट्स को जो है वो तरजीह दें, बजाय इसके कि आप अपनी भारी भरकम फ़ीस लें, क्योंकि पेशेंट जो है वो फिर ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीसेस, तो वो फिर वो सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं और सेल्फ़ मेडिकेशन करने की वजह से फिर वो अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं। ठीक।
डॉक्टर, कोई भी फीवर हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, मलेरिया हो या फिर टाइफाइड या फिर डेंगू हो, पाकिस्तान में रुझान नहीं है इतना कि फ़ौरन फर्स्ट डे या सेकंड डे डॉक्टर को जाके रुजू कर लेना चाहिए। इतना रुझान नहीं है और लोग सेल्फ मेडिकेशन या फिर उसको वैसे ही छोड़ देते हैं कि कल तक ठीक हो जाएगा, ना ठीक हुआ तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। देखिए, मैं पहले तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और आपके चैनल के तवज्जुह से आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने ये हेल्थ सेगमेंट शुरू किया ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके। चूँकि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, हमें लोग जो है अमूमन यही मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और ये ज़्यादातर बीमारियाँ उन्हीं इलाकों में, उन्हीं जगह पर ज़्यादा डेवलप होती हैं जहाँ पर गंदगी, पोल्यूशन और ये सब चीज़ें ज़्यादा जनरेट हो रही होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं K21 वाले, ताकि जो इस तरह के सेगमेंट जो है वो लोगों को दस्तयाब कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर आपने, और अप्रिसिएशन ऑब्वियसली हर एक डिज़र्व करता है, सो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए या फिर अंदरूनी सिंध की बात की जाए, तो क्या वहाँ ये नॉर्मल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो है या फिर फीवर, डेंगू, मलेरिया, ये ज़्यादा स्प्रेड होते हैं शहर के मुकाबले में? देखें, अमूमन अगर आप कराची का तज्जिया करें तो इस वक्त कराची भी कोई इंटीजर सिंध से कम नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर आप देखें जाके तो कराची के अंदर भी जगह जगह ये आपको एरियाज़ नज़र आएंगे जो ऐसा लगेगा कि ये आप किसी शहर में नहीं, किसी गांव में ही हैं। और रही बात इंटीजर सिंध में या दीगर और जगहों पर, हमारी हेल्थ के शोबे में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा। अगर हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से वर्क करे और अच्छा अपने फ़राइज़ अंजाम दे, तो मैं समझता हूँ कि कराची के अलावा भी मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हेल्थ की अच्छी सर्विस दी जाए तो मैं समझता हूँ कि लोग उससे फैज़याब होंगे। ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की डॉक्टर आपने। अगर इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के हवाले से ही अगर बात करूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अक्सर लोग जिनका ये फीवर, फ्लू कम नहीं होता, इवन इंटीरियर से भी बहुत सारे लोग कराची का रुख करते हैं, और क्योंकि उनको डायग्नोसिस वहाँ पे ठीक से नहीं हो पाते तो तभी वो यहाँ पे आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अगर उनको कोई खुदा न खास्ता मोज़ी जो है वो बीमारी से वो अगर सफ़र कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। तो आपको नहीं लगता डॉक्टर कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रूरल एरियाज़ में इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि लोगों को इतना दूर ट्रैवल करके आना ना पड़े इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए? देखें, असल में ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी आवाम हैं, उनका ख़याल रखना और उनको सर्विस प्रोवाइड करना। आपके चैनल के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग इलाज के लिए अप्रोच नहीं कर सकते, जो लोग इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मुझसे रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे और इंशाअल्लाह जो भी टेस्ट उनके रिक्वायर होंगे हम मिसाल बॉडी से उनके टेस्ट भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक, तो डॉक्टर आपसे कांटेक्ट किस तरह किया जा सकता है? जी, मेरा मोबाइल नंबर अगर आप चला दें। बिल्कुल, आप बता दीजिए। 0300 जी 2164 274, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यही मेरा सेल नंबर है। बिल्कुल नाज़रीन, डॉक्टर का नंबर यहाँ पर मौजूद है 0300 2164 274, और जो लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, वो डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं और डॉक्टर तमाम ईसा लैब की जानिब से जितने भी उनके टेस्ट वगैरह हैं या जितना भी इलाज पे कॉस्ट आएगी वो डॉक्टर ख़ुद अफोर्ड करेंगे। बहुत अच्छी बात की है, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ प्रोग्राम में आके किसी डॉक्टर ने ये अनाउंस किया है, और डॉक्टर मैं आपकी बिल्कुल काविशों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। ये हमारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको इस तरह जो है वो सहारा दिया जाए, उनको बताया जाए कि वो अकेले नहीं हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हम लोग बात कर रहे थे वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया फ़ीवर और इसके अलावा जितने भी दीगर फ़ीवर होते हैं उनके हवाले से हम लोग बात कर रहे थे, और इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।